फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 के पार्ट 2 संक्रामक रोग। अनेक संक्रामक रोग और भी भयानक होकर वापस लौटे हैं। मलेरिया और तपेदिक क्षय रोग जैसे रोगों पर कारगर नियंत्रण न रह पाने से दशकों तक बिल्कुल नियंत्रण में रहने के बावजूद ये रोग फिर से लौट रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में एकाएक कुछ ऐसे रोगों ने हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन को प्रभावित किया है जो पहले ही विज्ञान के लिए अज्ञात थे। इसके दो उदाहरण हैं। HIV नाम के विषाणुओं से पैदा एड्स रोग जो संयोग के द्वारा संक्रामित होता है तथा सांसों तक का भयानक सार्स रोग है। इनको हम सीधे पर्यावरण से परिवर्तनों से नहीं जोड़ सकते, फिर भी ये जीवन शैलियों और व्यवहार के प्रतिमानों में परिवर्तन लाकर उस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जिसमें हम रहते हैं। उदाहरण के लिए सार्स ने अनेक देशों के लोगों को महीनों तक एक दूसरे की यात्रा करने से रोका है। इस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और एयरलाइन कंपनियों और पर्यटन उद्योग पर बुरे प्रभाव पड़े हैं। हमारे पर्यावरण से संबंधित जो संक्रामक रोग नियंत्रण में थे वे एकाएक क्यों पलट रहे हैं। तपेदिक जैसे रोगों का तपेदिमारक दवाओं से दशकों तक कारगर का इलाज किया जाता रहा है। इन एंटीबायोटिक दवाओं से उन जीवाणुओं को मारा जाता रहा है जो ये रोग पैदा करते थे, लेकिन प्रकृति के उद्विकास की प्रक्रियाओं ने जीवाणुओं के नए संशोधित जाने वाले प्रकारों को जन्म देकर उन्हें प्रतिरोध से समर्थ बना दिया है। ये रूपांतरित जीवाणु जो आम प्रयोग में एंटीबायोटिक दवाओं से प्रभावित नहीं होते, अब तेजी से फैलने लगे हैं। इस तरह से इस रोग का पुनर्जन्म हुआ है। क्षय रोग के मामले में तो इसके कारण अनेक दवाओं का प्रतिरोधी रोग पैदा हुआ है। इसे अक्सर HIV से जोड़ा जाता है जो किसी व्यक्ति में जीवाणुओं क्षय रोग जैसे पैदा करने वाले से लड़ने की क्षमता को कम करता है। इस तरह नए प्रकार के एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दवाएं और वैक्सीन जिनको कभी संक्रामक रोग को पर्याप्त जवाब माना जाता था, संक्रामक रोगों को उन्मूलन में असफल रहे। वास्तव में विशेषज्ञ तो आज ये समझ रहे हैं कि भविष्य में कैंसर या हृदय रोग नहीं बल्कि ये संक्रामक रोग ही सबसे अधिक जानलेवा साबित होंगे। जहाँ एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध एक सुपचारित प्रवृत्ति है, वहीं इन रोगों को पुनर्जन्म के दूसरे कारण भी हैं। नगरीय परिवेशों में गंदी बस्तियों के कारण पैदा भीड़भाड़ से आसानी से सांस के रोगों के प्रसार के अलावा स्वास्थ्य संबंधी अनेक खतरे पैदा होते हैं। पीने का गंदा पानी, बंद निकास व्यवस्था के अभाव के कारण मानव के मल मूत्र के अनुपयुक्त निपटारा और कचरे का कुप्रबंध से ये सभी नगरीय स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। इसके कारण ही हैजा का फिर से जन्म हुआ है तथा दस्त और पेचिश की तथा संक्रामक हेपेटाइटिस पोलियो में वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अर्थ है कि रोगों के तरीके और वितरण से परिवर्तन आते रहेंगे। उदाहरण के लिए मच्छरों जैसे वाहकों में से फैलने वाले उष्णकटिबंधीय रोग निश्चित ही मलेरिया को विषुक्त रेखा से और आगे तक फैलाएंगे। विश्वव्यापी उष्णता, डेंगू, पीला बुखार, मास्तिक ज्वर के वितरण भी बदलाव लाएंगे। अधिक गर्म और नम जलवायु हैजा जैसे रोगों ने भयानक महाबीमारियों फैलाई हैं। समय समय पर उष्णता लाने वाला अल नीनो हो सकता है कृतिकों की संख्या को बढ़ाए जिससे प्लेग जैसे रोग फिर से होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्वीकरण और संक्रामक रोग क्या होते हैं। वैश्वीकरण एक वैश्वव्यापी प्रक्रिया है जिसमें संचार, व्यापार और आर्थिक संकट का अंतर्राष्ट्रीयकरण शामिल है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीयकरण शामिल है। इसमें तीव्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समायोजक जैसे समांतर परिवर्तन भी शामिल हैं। जहां वैश्वीकरण में कुछ विशेष जनसमूह के जीवन में मानदंड हो
मानदंड को ऊपर उठाने की क्षमता है। वहीं ये विकासशील देशों के में कुछ विशेष जनसमूह जिन पर जीवन में मानदंड के ऊपर उठाने की क्षमता है। वहीं ये विकासशील देशों के अनौपचारिक और औपचारिक दोनों आर्थिक क्षेत्रों में गरीब और उपेक्षित जनता के लिए आर्थिक असमानताएं बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरीके की गरीबों की उपेक्षा जनता के लिए आर्थिक और असमानताओं को बढ़ाता है। क्षय रोग हर साल लगभग 20 लाख जानें लेता है। क्या लेता है? क्षय रोग हर साल लगभग 20 लाख जानें लेता है। इसमें HIV से प्रभावित व्यक्ति भी शामिल हैं। क्या है? HIV से प्रभावित व्यक्ति भी शामिल हैं। भारत में ये रोग फिर से फैल रहा है और इसका इलाज आज अधिक कठिन है। क्षय रोग वायु से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। कहाँ से फैलता है क्षय रोग? वायु से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। फ्रेंड्स, क्या है ये? क्षय रोग वायु से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। ये रोग प्रायः युवाओं लोगों को उनके उत्पादक और वर्षों से में प्रभावित करता है। संक्रामक रोग केवल वे लोग होते हैं जो फेफड़ों के क्षय रोग से ग्रस्त होते हैं। कौन लोग होते हैं फ्रेंड्स? जो फेफड़ों से क्षय रोग से ग्रस्त होते हैं। ये छूतग्रस्त लोग जब खांसते या छींकते हैं फ्रेंड्स, क्षय रोग कैसे फैलता है? खांसने से, थूकने से। तो ये हवा में जीवाणु आ जाते हैं। इस हवा में सांस लेने वाले व्यक्ति भी इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो इस हवा में सांस ले लेते हैं वो व्यक्ति जो होते हैं उनका आसपास, वो इससे ग्रस्त हो जाते हैं। लंबा बुखार, खांसी के दौरे और वजन में कमी इसके लक्षणों में शामिल है। क्या क्या शामिल है इसके लक्षणों में? लंबा बुखार, अगर ज़्यादा हमें बुखार आ रहा है, खांसी के दौरे और वजन से में कमी हो रही है तो ये क्षय लक्षणों में शामिल है। अनुमान है कि इलाज न कराने पर क्षय रोगी हर साल औसतन 10 से 15 व्यक्तियों को संक्रमित करेगा। लेकिन संक्रमित व्यक्ति जरूरी नहीं कि बीमार भी पड़े। क्या है? संक्रमित व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वे बीमार भी पड़े। हमारी प्रतीक्षा प्रणाली में क्षय रोग के जीवाणुओं को जो एक मोटे मोमी खोल से सुरक्षित होते हैं वर्षों तक निष्क्रिय बनाए रखने की क्षमता होती है। एक व्यक्ति की प्रतीक्षा प्रणाली जब कमज़ोर पड़ती है तो इसे ग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। HIV से क्षय रोग के प्रसार में तेज़ी आ रही है। क्या आ रही है? HIV में इसमें क्षय रोग से ज़्यादा तेज़ी आ रही है। HIV वे रोग क्षय रोग का संबंध एक बड़ी संख्या को प्रभावित करता है। क्या करता है? ये एक बड़ी संख्या को प्रभावित करता है और दोनों रोग एक दूसरे से प्रसार में तेज़ी लाते हैं। HIV से प्रतीक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है। HIV और क्षय रोग से संक्रमित एक व्यक्ति उस व्यक्ति की अपेक्षा जो क्षय रोग से संक्रमित हो पर HIV से संक्रमित ना हो, क्षय रोग से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। क्या हो सकता है? क्षय रोग से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुर्पवांदित क्षय रोग कार्यक्रम से क्षय रोग असाध्य हो सकता है। कैसे ही असाध्य हो सकता है? अभी 50 साल पहले तक क्षय रोग की कोई कुर्पवांदित क्षय रोग कार्यक्रम से क्षय रोग असाध्य हो सकता है। अभी 50 साल पहले तक क्षय रोग की कोई दवा नहीं थी। क्या था? 50 साल पहले तक इसकी कोई दवा नहीं थी। आज ऐसे जीवाणु पैदा हो चुके हैं जिन पर क्षय रोग की अलग अलग दवाओं का कोई असर नहीं होता। दवा रोधी क्षय रोग इलाज में लापरवाही या अधूरेपन से पैदा होता है। क्या होता है? लापरवाही या अधूरेपन से पैदा होता है। जब अलग अलग दवाओं का कोई असर नहीं होता, दवा रोधी क्षय रोग इलाज से लापरवाही या अधूरेपन से पैदा होता है। जब रोगी नियमित रूप से नियत समय पर दवा नहीं लेते, या जब डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी अधूरे नुस्खे लिखते हैं, या जब दवा की आपूर्ति अनिश्चित होती है। लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से क्षय रोग का खराब या अधूरा इलाज न करने से भी बदतर है। इलाज न करने से भी बदतर है। लोग जब मानक उपचार का चक्र पूरा नहीं करते या उन्हें गलत दवाएं दी जाती हैं तो वे संक्रमित बने रहते हैं। उनके फेफड़ों में मौजूद जीवाणु दवा रोधक बन जाते हैं। उनसे जो लोग संक्रमित होते हैं उनमें भी ऐसे दवा रोधक जीवाणु पैदा हो जाते हैं। दवा रोधक क्षय रोग का इलाज संभव तो है, पर इसमें लंबी केमोथेरेपी होती है। क्या होती है? इसमें लंबी केमोथेरेपी
की आवश्यकता होती है, जो अक्सर बहुत महंगा होता है और रोगियों के लिए अधिक विषाक्त भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया। मलेरिया मच्छरों से फैलने वाली एक जानलेवा परजीवी बीमारी है। क्या है मलेरिया? मच्छरों से फैलने वाली एक जानलेवा बीमारी है। मलेरिया का कारण प्लाज्मामोडियम नाम का एक कोशीय परजीवी है। क्या है? एक कोशीय परजीवी है, जिसकी खोज 1880 में हुई थी। बाद में पता चला कि ये परजीवी एक दूसरे व्यक्ति तक मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने पर पहुंचता है। क्या पहुंचता है? ये एनोफ्लीज मच्छर के काटने पर पहुंचता है, जिसे अपने अंडों की वृद्धि के लिए खून की ज़रूरत होती है। इस समय दुनिया की लगभग 40% आबादी को, जो अधिकतर गरीब देशों में रहती है, मलेरिया होने का खतरा है। एक समय ये रोग अधिक व्यापक था। क्या था ये? एक समय पर यह रोग अधिक व्यापक था, पर 20वीं सदी के मध्य में शीतोष्ण जलवायु वाले अनेक देशों में इसका सफल उन्मूलन किया गया है। आज मलेरिया वापस आ चुका है तथा दुनिया के उष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में हर जगह मौजूद है। ये हर साल 200 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है और कम से कम 1 लाख मिलियन लोगों की जान ले रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2009 इंसानों में मलेरिया के अनेक प्रकार हैं। इससे सबसे खतरनाक किस्म मलेरिया है। क्या है सबसे खतरनाक? मलेरिया है। ये सहारा से दक्षिण के देशों में सबसे आम है और वहाँ बहुत अधिक मृत्यु का कारण है। भारत में भी मलेरिया के प्रसार के संकेत मिल रहे हैं और ये ऐसे कुछ क्षेत्रों में वापस आया है जहाँ पर इनका उन्मूलन किया जा चुका था। मलेरिया का परजीवी एक मनुष्य के शरीर में तब प्रवेश करता है जब वे संक्रामित मादा या एनोफ्लीज उसे काटती है। क्या काटती है? संक्रामित मादा या एनोफ्लीज उसे काटती है। मानव शरीर में इस परजीवी के में अनेक परिवर्तन आते हैं जो उसके जटिल जीवन चक्र के अंग हैं। उसके विभिन्न चरण प्लाज्मोडियम को शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने, जिगर और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करने और अतः उस संक्रामित मनुष्य को काटने वाले मच्छर को फिर से संक्रमित करने की शक्ति देते हैं। मच्छर के अंदर वे परजीवी परिपक्व होकर यौन संबंध के कारण तक पहुंचता है। इस तरह 10 या 10 से अधिक दिन बाद जब वे मच्छर दोबारा खून पीता है तो फिर एक मनुष्य को संक्रमित करता है। मलेरिया के लक्षण मच्छर के काटने से 9 या 14 दिन बाद नज़र आते हैं। हालांकि प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियों के लिए ये काल अलग अलग हो सकता है। मलेरिया से तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी और बदन दर्द होता है। क्या क्या होता है मलेरिया से? तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी और बदन में दर्द होता है। इलाज के लिए दवाएं उपलब्ध ना हो या परजीवी दवा रोधक हो तो संक्रामक तेजी से बढ़कर जानलेवा हो सकता है। मलेरिया लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित और नष्ट करके और दिमाग को दूसरे अंगों तक रक्त जाने वाली नसों को बंद करके भी जान ले सकता है। मलेरिया के परजीवी अत्यधिक दवा रोधक बनते जा रहे हैं। इसके अलावा अनेक कीटनाशक अब रोग फैलने वाले मच्छरों के खिलाफ उपयोगी भी नहीं रहे। मलेरिया से बचाव के उपाय क्या हैं? वर्षा के दौरान ठहरे पानी के जमावों की सफाई, मच्छरदानियों जिन पर कीटनाशक छिड़के गए हों का इस्तेमाल, कारगर अधुनातन दवाओं जैसे से तत्काल इलाज न होने से जानें बचती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जलजनित रोग क्या होते हैं? जल आपूर्ति, स्वच्छता और आरोग्य। विश्व भर में लगभग 2.4 अरब व्यक्ति बहुत गंदी दशाओं में रहते हैं। स्वास्थ्यकर दशाओं के अभाव से संक्रामक रोगों में वृद्धि हो जाती है। घरों में गलत ढंग से जमा किया गया जल अक्सर पर्याप्त प्रबंध के कारण प्रदूषित हो जाता है। क्या होता है? घर में गलत ढंग से जमा किया गया पानी जल का अक्सर पर्याप्त प्रबंध के कारण प्रदूषित हो जाता है। जल जनित रोगों का प्रसार कैसे होता है?
इससे संबंधित शिक्षा और जागरूकता से इसमें आसानी से कमी लाई जा सकती है। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, मल मूत्र के उचित निपटारे की व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधित नियमों का पालन जल जनित रोगों और मौतों में कमी ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य और जल संसाधन विकास। जल से संबंधित रोगों और खासकर जल से संबंधित और कीटों से फैलने वाले रोग का संबंध जल संसाधनों के विकास और प्रबंध से है। दुनिया के अनेक भागों में बांधों के निर्माण, सिंचाई के विकास और बाढ़ नियंत्रण से मलेरिया, जापानी मास्टिक ज्वर, शिस्टोसोमियासिस, लसवाही, फाइलेरिया और अन्य दशाओं में वृद्धि हुई है। पोषाहार की बिगड़ती स्थिति, खेतिहर रोगनाशकों और अनेक अवशेषों के साथ संपर्क जल संसाधनों के विकास से संबंधित अप्रत्यक्ष हानियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जल से फैलने वाले रोग। तेजी से बढ़ती आबादी वाले शुष्क क्षेत्रों में पहले ही पानी का संकट सामने है। जल का संरक्षण और बेहतर प्रबंध इसकी तत्काल आवश्यकता है। मांग और आपूर्ति में संतुलन जल के निर्वहनीय उपयोग का एक अभिन्न अंग है। इसे नील क्रांति कहा जा रहा है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य क्षेत्र और स्थानीय स्तरों पर एक बेहतर जल नीति के हित में सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और लोगों का मिलकर काम करना आवश्यक है। विकास के मौजूदा तौर तरीके जल की अधिक खपत करने वाले और जल बर्बाद करने वाले हैं। ये प्रदूषण और अति उपयोग का ध्यान नहीं रखते। जल संसाधनों के विकास और स्वास्थ्य के संबंधों और पर्यावरण की समस्याओं के एक प्रमुख स्रोत के रूप में प्राथमिकता नहीं दी गई है, जिनके लिए नीतियों में परिवर्तन, प्रशासनिक क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता में वृद्धि की आवश्यकता हो। जल से संबंधित रोगों के 4 प्रमुख प्रकार हैं। जल जनित रोग, ये मनुष्यों और पशुओं के मल मूत्र से, खासकर नगरों के गंदे पानी से या उद्योगों और कृषि के रासायनिक अपशिष्टों से प्रदूषित जल से पैदा होते हैं। इनमें से हैजा और टाइफाइड जैसे कुछ रोग गंभीर महाबीमारियां पैदा करते हैं। दस्त, पेचिश और पोलियो और मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस ए और ई गंदे पेयजल से पैदा होते हैं। नाइट्रेटों की भारी मात्रा जब जल स्रोतों को प्रदूषित करती है तो रक्त संबंधी विकास पैदा होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से मिलने वाले कीटनाशक कैंसर और स्नायुवाहिक रोगों और वांझपन के कारण बनते हैं। स्वच्छता में वृद्धि और संशोधित पेयजल की व्यवस्था में इन रोगों का प्रसार कम होता है। जल आधारित रोग, जो जलीय प्रणाली में अपने जीवन का एक भाग जल में और एक भाग परजीवी के रूप में मानव शरीर से गुजरते हैं, वे अनेक रोग पैदा करते हैं। भारत में गिनी कृत्रिम को पैरों को प्रभावित करते हैं। गोल कृत्रिम खासकर बच्चों की एक छोटी आंत में रहते हैं। जल से संबंधित प्रसारण रोग, ठहरे पानी में पैदा होने वाले मच्छर मलेरिया और फाइलेरिया फीलपाव पैदा करते हैं। मलेरिया, जिसे भारत में नियंत्रित किया जा चुका है, वापस आ चुका है और कोई मच्छर दवारकों को हो चुके। साथ ही मलेरिया की दवाएं आज परजीवियों को मारने में असमर्थ हैं क्योंकि वे दवारोधक बन चुके हैं। जलवायु के परिवर्तन नए प्रजनन स्थल पैदा कर रहे हैं। भारत में एक दूसरे कीटवाही और पैरों में सूजन की शिकायत होती है। मानसून के दौरान पानी के जमा होने पर मच्छरों के प्रजनन स्थल समाप्त करने और मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए मच्छलियों का उपयोग करना इन रोगों में कमी लाने के 2 उपाय हैं। जल की दुर्लभता वाले रोग, जिन क्षेत्रों में जल और स्वास्थ्य की कमी होती है वहाँ क्षय रोग, कोढ़, टिटनेस आदि रोग बहुत फैलते हैं। ये रोग तब लगते हैं जब व्यक्ति को अपने हाथों को ठीक से नहीं धोता। दूसरे शब्दों में जल की कमी आरोग्य की कमी का कारण होती है। दस्त, अनेक प्रकार के दस्त जिनमें मल पानी जैसा होता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, संसार भर में
फैले हुए हैं, पर खासकर विकासशील देशों में 4500 बच्चे प्रतिदिन अस्वस्थ पानी और स्वच्छता की कमी से मौत का शिकार होते हैं। यूनिसेफ 2006 स्वास्थ्य पर प्रभाव। दस्त का मतलब बार बार पीला या पानी जैसे मल का आना, और ये विभिन्न जठरांत्रिक संक्रमण का लक्षण है। संक्रमण के प्रकार के आधार पर दस्त पानीयल हो सकता है, जैसे पैदा हैजे में या नामक अमीबा से पैदा पेचिश में। इसमें रक्त और श्लेष्मा भी बाहर आ सकता है। संक्रमण के प्रकार के आधार पर दस्त कुछ दिनों तक या फिर अनेक सप्ताहों तक जारी रहता है। पानीयल दस्त में पानी और सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइटों भी भयानक कमी के कारण ये जानलेवा भी हो सकता है। शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए ये खासकर घातक होता है। ये कुपोषण के शिकार या कम प्रतिरक्षा शक्ति वाले व्यक्तियों के लिए खतरनाक होता है। बार बार दस्त का पोषण की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है, जो बच्चों में एक दुष्ट चक्र को जन्म देता है। आंतों की रासायनिक या असंक्रामक दशाओं में से भी दस्त हो सकता है। दस्त के कारण दस्त अनेक जीवाणुओं और विषाणुओं और परजीवी से पैदा होता है। ये अधिकतर गंदे पानी से फैलते हैं। जहाँ पीने, खाने, पकाने और धुलाई के लिए साफ पानी की कमी हो, वहाँ ये अधिक आम है। एक ग्रीमर जल स्रोत में मनुष्य के मल से और नगरीय क्षेत्रों में नालियों और सेप्टिक टंकियों और शौचालयों और प्रदूषित जल इन रोगों के प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण है। मवेशियों के मल से भी सूक्ष्म जीवी होते हैं जो जल के माध्यम से दस्त के कारण बन सकते हैं। अस्वस्थ दशाओं में पकाया या रखा हुआ भोजन दस्त का एक प्रमुख कारण होता है। प्रदूषित जल से प्राप्त मछलियाँ और अन्य खाद्य पदार्थ भी भयानक दस्त के कारण बन सकते हैं। प्रदूषित जल सिंचाई के दौरान सब्जियों को संक्रमित कर सकता है। हस्तक्षेप दस्त के रोगियों की संख्या कम करने की बुनियादी उपायों में ये उपाय भी शामिल है। सुरक्षित पेयजल की सुलभता, सफाई में सुधार, शरीर और भोजन की अच्छी देखभाल, ये छूते कैसे फैलते हैं इस बारे में स्वास्थ्य शिक्षा। दस्त के इलाज की बुनियादी उपायों में ये उपाय शामिल है। शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए सामान्य से अधिक मात्रा में लवण और शक्कर युक्त द्रव पदार्थ देना, थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन करना। शरीर में पानी की कमी के लक्षण या अन्य समस्याएं दिखाई दे तो किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करना। ग्रीमर भारत में पिछले दशक में पोस्टरों और संवाद की दूसरी रणनीतियों के माध्यम से फैली जन शिक्षा से अनेक राज्यों में दस्त से बच्चों की मृत्यु की संख्या कम हुई है। पानी की कमी से मौत रोकने के लिए पानी, नमक और शक्कर का घोल पिलाए जा रहे हैं। बच्चे का चित्र दिखाने वाले पोस्टरों से उसे गंभीर दशा को काफ़ी कम किया गया है, जिसमें अस्पताल में भर्ती कराए जाने और सुइयों के जरिए द्रव दिए जाने की ज़रूरत होती है। साथ ही मृत्यु दर को भी कम किया गया है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।